वीडियो की शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबर से। हमने टर्बो रिवीजन कोर्स अपना कल लॉन्च कर दिया था, जिसमें हम 100 हाई स्कोरिंग टॉपिक्स लास्ट 10 डेज में कवर कर रहे हैं। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब बात करते हैं, आज हम सॉल्व करने वाले हैं इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के लेटेस्ट PYQ ट्रेंड्स। देखेंगे कैसे चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अपना प्रेपरेशन लेवल जो है उसको इवेल्युएट भी कर लेंगे। जो क्वेश्चन एलिमिनेशन से सॉल्व हो सकते हैं वो भी करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल हमारा कॉन्फिडेंस इसमें बूस्ट होगा। और इसी के साथ एक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि अभी हमारी फ्यूचर प्रोफेसर की मॉक टेस्ट सीरीज पर 17 जून तक लास्ट ये कूपन कोड चलने वाला है, जिसमें 70 रुपीज़ आपको ऑफ मिल रहे हैं। मॉक टेस्ट सीरीज में अगर एनरोल नहीं किया तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं दिसंबर 2023। और सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रखा है उसमें पूछ रखा है मनमोहन सिंह चाइना कब विजिट करते हैं। आपने आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है 2008 में वो विज़िट करते हैं। तो 2008 में वो चाइना में विज़िट करते हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करते हैं ट्रेड, कमर्स, स्ट्रेटेजिक अफेयर को लेकर। ठीक है, इसके अगर सोर्स की हम बात करें तो इसको हम देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की ऑफिशियल वेबसाइट में। उसमें ये इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन से एग्रीमेंट साइन हुए वो भी आपको वहाँ से मिल जाता है। ये एक आपको स्टेटमेंट दे रखी है। ये स्टेटमेंट में क्या है, इंडिया ने एक डिक्लेरेशन दी है, साइन की है, और उसमें ये स्टेटमेंट है। ये डिक्लेरेशन किसके साथ साइन की है? ये चाइना के साथ साइन की है। ठीक है, क्या है इस डिक्लेरेशन में? इस डिक्लेरेशन में है कि हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे हारमोनियस वर्ल्ड को। उसके लिए हम पीस और कॉमन प्रॉस्पेरिटी जैसी चीज़ों पर काम करेंगे। हम डेवलप करेंगे स्ट्रेटजिक अपनी और कोऑपरेटिव पार्टनरशिप। ये किसके साथ किया है? इंडिया ने डिक्लेरेशन चाइना के साथ की है। इसके एक सोर्स की अगर बात करें तो ये आपको ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी जो ऑक्सफोर्ड की आती है, जिसमें डेविड एम मेलोन, राजा मोहन और श्रीनाथ राघवन ने इसको लिखा है। ठीक है, एडिटर वो है। तो इसमें आप देख सकते हो उन्होंने मेंशन किया स्ट्रेटजिक एंड कोऑपरेटिव पार्टनरशिप फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इंडिया चाइना के साथ साइन करता है। ठीक, यह डिक्लेरेशन है ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है, दो कंट्रीज़ की नेवी क्या करती है? जॉइंटली पेट्रोलिंग करती है मलाक्का स्टेट्स में। कौन है वो? इंडिया और US करते हैं। ठीक है, ये आपको ऐसी नेवल एक्सरसाइजेस पूछते रहते हैं। इंडिया फॉरेन पॉलिसी में ये एक तो पक्का ही एक क्वेश्चन बन गया, फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का। कोई ना कोई मिलिट्री एक्सरसाइज से लेकर क्वेश्चन पूछता है। तो 2002 से ही जॉइंट नेवल पेट्रोल्स इंडिया कर रहा है US के साथ, जिनमें से एक है मलाक्का स्टेट्स का। ठीक है, क्योंकि ये वाटरवेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी को देखना है, पायरेसी को भी कॉम्बैक्ट करना है, किसी और तरह के थ्रेट ना आ जाए उस पर भी काम करना है। तो ये दोनों मिलके नेवल एक्सरसाइज ये करते हैं जॉइंटली। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट आंसर। ये कहाँ से मिलता है? ये भी उसी बुक में से मिलता है। मैंने कहा ना, एक ही बुक एक यूनिट में डोमिनेट, एक पैटर्न देख रही हो कैसे चल रहा है। एक बुक एक यूनिट के लिए एग्जामिनर उठाता, उसमें से क्वेश्चन बनाता है। IR के लिए ग्लोबल पॉलिटिक्स हमें दिखाई दिया, कंपैरेटिव के लिए भी एक बुक मैंने दिखाई है आपको, पॉलिटिकल थ्योरी की भी दिखाई थी एक बुक। अब ये देख रहे हो ना आप, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अजर्शन और रीज़न आपको दे रखा है और उसके अकॉर्डिंगली आपने बताना है क्या ठीक है क्या गलत है। इसका राइट आंसर है दोनों ही ठीक है, बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक ही। कैसे, इसको हम देखते हैं अब कि ये क्या है। सबसे पहले तो देखिए, दोनों अजर्शन रीज़न करेक्ट है। इंडिया ने रेफ्यूजीज़ के लिए काम किया है। इंडिया कंसिडर्ड एज सेफ हेवन, सही है। लेकिन इंडिया ने रिफ्यूजी कन्वेंशन जो 1951 की है उसको साइन भी नहीं किया है। तो दोनों ठीक है, बट आर एक्सप्लेन नहीं ना कर रहा ए को कि इंडिया कैसे सेफ हेवन रहा है रिफ्यूजीज़ के लिए, कैसे, वो नहीं रीज़न में हमें बता रखा। तो इसलिए आर जो है करेक्टली एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की। तो इस हिसाब से यही आंसर था। बात करते हैं इसके सोर्स की। तो इसके सोर्स भी आप देख सकते हो कि ऑक्सफोर्ड हैंडबुक में भी आपको ये बात मिल जाती है कि इंडिया ने रिफ्यूजीज़ के लिए ध्यान दिया है, लुक आफ्टर किया है। एपिडेमिक्स के केस में किसी जगह में वार है तो इंडिया ने उसका कॉस्ट भी पे की है। और हमारी IR बुकलेट में भी ये चीज़ मेंशन है कि 1951 में जो रेफ्यूजी कन्वेंशन हुई है इंडिया ने उसे साइन नहीं किया। तो वहाँ से ये चीज़ दोनों को मिलाकर आपको आंसर क्लियरली पता चल जाता क्या ठीक क्या गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रखा है? अगले क्वेश्चन में आपसे देखो कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और आपने इसके अकॉर्डिंगली आंसर बताना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। डी करेक्ट नहीं है क्योंकि EU
यूएन के जनरल असेंबली का मेंबर नहीं है। चलिए देखते हैं एक एक करके ये स्टेटमेंट को भी। इंडिया उन कंट्रियों में से है जो सबसे पहले क्या करती है, ईईसी के साथ क्या करती है, डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करती है 1960s में। उनमें इंडिया का भी नाम आता है। इंडिया की जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड की जाती है ईयू के साथ 2004 में, ये भी ठीक है। फिर सी आता है कि ईयू इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ एफडीआई फॉर इंडिया। एफडीआई सबसे ज़्यादा वहाँ आती है, ठीक है, ये भी ठीक स्टेटमेंट है, ईयू से आती है। ईयू जनरल असेंबली का क्या मेंबर है यूएन के? नहीं। क्यों? क्योंकि ईयू तो एक यूनियन है, कंट्री नहीं है। और जनरल असेंबली के मेंबर कौन होती है? कंट्रीज़ होती है। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट क्या होगी? डी, गलत हो गई। चलिए इसके सोर्स की बात कर लेते हैं। सोर्स कहाँ से आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की ऑफिशियल वेबसाइट में ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है जब इंडिया और ईयू की रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रखा है? कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, आपने बताना कौन कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए और सी करेक्ट है। इसमें कुछ स्टेटमेंट तो साफ साफ पता लग रही है कि कैसे गलत हो सकती थी, वो मैं एक्सप्लेनेशन में आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। पहली स्टेटमेंट, 1950 में इंडिया एक पहली नॉन सोशलिस्ट ब्लॉक कंट्री बनती है जिसने चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश की है। यस, ये सही है और आपको पता भी होना चाहिए। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे, पंचशील के एग्रीमेंट, तो अच्छे रिलेशन बन गए थे शुरू में, आपको पता है। फिर प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने कभी विजिट ही नहीं किया चाइना में, यह गलत है। प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने क्यों नहीं विजिट किया? आपको पता है एवोल्यूशन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी का जो क्रैश कोर्स है उसमें नेहरू की फॉरेन पॉलिसी जब मैंने बताई उसमें आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया कब विज़िट किया, किन हालातों में विज़िट किया, क्या किया जाकर, सब कुछ उसमें है। तो इसलिए आप ये स्टेटमेंट गलत नहीं करके आ सकते थे, जबकि मैंने पढ़ा रखा सब कुछ। फिर देखिए बायलैटरल रिलेशन इम्प्रूव कब होने शुरू हुए? 1988 में हुए। यहाँ पर सीरीज ऑफ जो है चीज़ें होने लगती है इंडिया और चाइना के बीच में, क्योंकि ये किसका फेस है? 1988 में कौन काम कर रहा है? राजीव गांधी टाइम काम कर रहे थे और चाइना के साथ रिलेशन ठीक करने की उन्होंने कोशिश की थी, क्योंकि 1962 के वार के बाद तो बहुत ही हालात ख़राब हो गए थे और राजीव गांधी ही ऐसे पीएम थे जिन्होंने इसको ठीक करने की कोशिश की थी। अब यही देखिए ना, ये तो साफ पता चल रहा है। ये कहते राजीव गांधी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, चाइना विजिट करते हैं 1993 में, कैसे विजिट कर लेंगे? 1991 में तो उनका असैसिनेशन हो जाता है ना, तो 1993 में कैसे विजिट कर लेंगे? पता चल रहा है स्टेटमेंट गलत दे रखी है, एग्जामिनर ने साफ साफ आपको हिंट भी दिया था, तो यहाँ से ही आप पता चल जाता है कि कैसे ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसके सोर्स की अगर बात कर लेते हैं तो ये कहाँ से मिलता? ऑक्सफोर्ड वाली वो बुक में से भी कुछ चीज़ें मिल जाती, लेकिन हमारी जो A to Z ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी की बुक है उसमें सारी चीज़ें तो सारे पॉइंट्स तो वैसे भी फैक्चुअली बहुत अच्छे से कवर है, क्योंकि हमने कहा था इंडिया फॉरेन पॉलिसी की जो बुक्स मार्केट में आती है वो ज़्यादा चीज़ें कवर करती है, डायनामिक उसमें फैक्चुअल पार्ट इतने अच्छे से कवर नहीं होता। तो प्योर फैक्चुअल बुक, एक एक एग्रीमेंट कब कब साइन हुआ, क्या क्या था उसमें, कब इंडिया के पीएम कहाँ जा रहे हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन हैं। ठीक है, कि नेहरू जी कब जाते हैं, राजीव गांधी जी कब जाते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, ये कुछ क्या दिया है, इंडिया कब कब इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। इसका राइट आंसर बनता है सेकंड। कैसे? चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले वो यूएन ज्वाइन करता है, कैसे? 1947 में जैसे ही आज़ाद होता है यूएन को ज्वाइन कर लेता है। नैम तो खुद ही इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, तो तब से ही ज्वाइन कर रखा है। 1961 में जो बेलग्रेड में समिट होता है, जो फर्स्ट समिट माना जाता है नैम का, तो उसको अटेंड करता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो आगे G77 ग्रुप कब ज्वाइन करता है? 1964 में जैसे ही बनता है तभी ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि उसका फाउंडिंग मेंबर है। G20 ग्रुप 1998 में इंडिया ज्वाइन कर लेता है। ये सारे ग्रुप कब कब ज्वाइन करता है, इंडिया के इनके साथ क्या रिलेशन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इंडिया फॉरेन पॉलिसी की ई बुक में भी हमने कवर कर रखे हैं और मैं बार बार कहता रहता हूँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इंडिया का कंट्रीज़ के साथ रिलेशन तो पढ़ना ही है, इंडिया का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो रिलेशंस है, चाहे वो ब्रिक्स है, सार्क है, कुछ भी हो गया, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल दोनों आपने अच्छे से कवर करना है, चाहे वो G20 है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम सॉल्व करते हैं जून 2024 के क्वेश्चंस को। इसके भी क्वेश्चन कुछ ईजी थे, कुछ सॉल्व किए जा सकते थे। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे ये एक GK टाइप क्वेश्चन है, कॉमन सेंस लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, पढ़ा भी ना हो तो बेसिक चीज़ें से ही पता चल रहा है। इंडिया कहते हैं ग्रेट पावर है, किसके लिए है, किसकी वजह से है?
ठीक है, इकोनॉमिक पावर बढ़ रही है उसकी, ठीक है जी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे हैं, ठीक है जी, मिलिट्री कैपेसिटीज़, ठीक है जी, ठीक है। नेबर्स के साथ कन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं उसके, बताओ नेबर्स के साथ जिसके कन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, क्या वो ग्रेट पावर होगा? नहीं होगा। मैं डी निकाल देता हूँ, थर्ड भी चला गया, ठीक है, इसकी वजह से फोर्थ ऑप्शन भी चला गया। अब कह रहे हैं सॉफ्ट पावर डिक्रीज़ हो रही है इंडिया की, और जिसकी सॉफ्ट पावर डिक्रीज़ हो रही है वो ग्रेट पावर बन रहा है। ऐसे हो सकता है? नहीं ना। तो ई भी निकाल देते हैं, ई निकाला तो सारे ही निकल गए, 2 3 4 तो निकल ही गए, बाकी बचा ए बी सी, ऐसे निकल गया। कॉमन सेंस से इजी क्वेश्चन। ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर से, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, मिलिट्री कैपेसिटीज से हम कह सकते हैं इंडिया ग्लोबल पावर बनना है, बाकी से तो कह नहीं सकते थे। इसका एक सोर्स मिलता है थोड़ा सा बेसिक, वहाँ से चीज़ें पता चल जाती है। अब पूछ रहे हैं कि इंडिया के कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जी जो मीनारे पाकिस्तान लाहौर में गए थे, उन्होंने विज़िट किया था? इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। अब सवाल आता है कि ऐसे क्वेश्चन के क्या मतलब बनते हैं। बात यह है कि आप सोशल मीडिया पे बैठे बैठे अपना वीलॉगिंग तो देखते हो कि कौन कौन से इन्फ्लुएंसर कौन कौन सी कंट्री कहाँ कहाँ पर घूमने जा रहे हैं, तो एग्जामिनर यही कहना चाहता है भाई अपने प्राइम मिनिस्टर को भी देख लो, वो कहाँ कहाँ गए थे, कहाँ कहाँ घूमे थे, कौन कौन सा टूर, कहाँ पर खाया, क्या किया उन्होंने, सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यही चीज़ें पूछनी है उन्होंने आपसे, तो यही चीज़ें पूछने लगे। अब उन्होंने क्या क्या विजिट किया था जी, कब कब गए थे? ये 1999 में गए थे। किन के इन्विटेशन पे गए थे? ये प्राइम मिनिस्टर तब पाकिस्तान के थे मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने इन्वाइट किया था। क्यों गए थे? 2 दिन के लिए गए, 20 और 21 फ़ेब को। ये जो इनकी थी ना दिल्ली लाहौर बस सर्विस, ये अपनी उस डिप्लोमेसी को कवर करने गए थे। क्या क्या विज़िट किया इन्होंने? विज़िट किया मीनारे पाकिस्तान, और इन्होंने क्या किया? मुस्लिम ऑफ आलमा इकबाल कवर किया, और इन्होंने क्या किया? गुरुद्वारा डेरा साहिब गए थे, और क्या क्या? समाधि और महाराजा रंजीत सिंह गए थे, ठीक है। इन जगहों पर गए थे। पूछ ना ले इसलिए मैंने और डिटेल में बता दिया आपको। इंडियाज़ इंटरनेशनल रिलेशन रोटलेज की एक हैंडबुक आती है, उसमें ये तो पता चलता है कि दिल्ली लाहौर बस सर्विस में अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, लेकिन कहाँ कहाँ गए थे ये कहाँ से पता चले? ये तो हम पढ़ते ही नहीं है। तो एक वेबसाइट है, उनमें सारी डिटेल कवर कर रखी है कि आपके पीएम पाकिस्तान गए थे, कहाँ कहाँ गए थे, कौन कौन सी जगह देखी, सब बता रखा है उसमें। अब आप इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा करना। मोदी जी के तो वैसे भी कैमरा आसपास रहते हैं, तो सारा तो कवर हो ही रहा है, देखते रहा करो कहाँ कहाँ जाते हैं। इंडिया ज्वाइन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO इंडिया ने कब ज्वाइन किया? इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, अगर आपको पता होगा तो। इसको तभी ज्वाइन किया होगा ना जब WTO बना था। तो कब बना था WTO? 1 जनवरी 1995 में बना था, तभी इंडिया ने इसे ज्वाइन कर लिया था। तो कुछ चीज़ें बेसिक पता हो तो कवर हो जाती है। गैट के बाद WTO बना था, आपको पता है। ये चीज़ें हैंडबुक ऑफ इंडियाज़ रिलेशन में मिल जाएगी, हमारी इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी की ई बुक है उसमें भी मिल जाएगी। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क कब आया? बहुत इजी क्वेश्चन, 1985 में आया। सार्क के बारे में आपको पता होगा, सिलेबस का पार्ट है, हम अच्छे से पढ़ते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ है सब पता होना चाहिए आपको। ओके, तो इसके अगर सोर्स की बात करें तो डिफरेंट बुक से मिल जाएगा, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मिलेगा ही नहीं। इंडिया फॉरेन पॉलिसी की ई बुक में भी कवर है हमारे। एंगेजिंग इंडिया डिप्लोमेसी डेमोक्रेसी एंड बम्ब, ये बुक है, किसने लिखी है? ये नया क्वेश्चन है और नई बुक है, कम ही पढ़ते हैं हम इसके बारे में। तो ये है स्ट्रॉब टैलबॉट, इनकी लिखी गई बुक है। कब लिखी गई है? 2004 में लिखी है। तो बस अब याद रख लेना, कभी कभी नई बुक पूछ लेते हैं। अब देखिए राजीव सिकरी की बुक, ये फेमस बुक है फॉरेन पॉलिसी में, ठीक है। लेकिन कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया? उनकी रेफरेंस लिस्ट में से, रेफरेंस लिस्ट में से एक बुक पूछ ली गई, तो वहाँ से। लेकिन हम सारी रेफरेंसेस लिस्ट पढ़ने तो बैठ नहीं सकते हर बुक की, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एक्सेप्शन लेंगे। कैसे क्वेश्चन कभी कभी पूछे चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं है कि अब आपने बुक्स उठाई और दिन रात रेफरेंसेस लिस्ट पढ़ रहे हो कि इनमें से शायद कोई एक बुक आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन पे दम नहीं लगाना, एनर्जी एफर्ट्स नहीं लगाने, टाइम नहीं लगाना, दूसरी चीज़ों पे लगाओ जो प्रेडिक्टेबल है, पता है कि आती है वो आएंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेथ कश्मीर में हुई थी, किस साल हुई थी ये पूछा गया है। 1953 में हुई थी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का तो आपको पता ही है कि वहाँ पर कश्मीर में थे वो, उस टाइम पर वो इंटीग्रेट करना चाहते थे कश्मीर को इंडिया के साथ। आर्टिकल 370 को वो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। 45 डेज़ के लिए उन्हें डिटेन भी कर लिया गया। यही जब उन्हें डिटेन किया गया तो कस्टडी में ही उनकी डेथ हो जाती है। तो ये कह सकते हैं कि उनकी इतनी पुरानी स्ट्रगल
जो वो आर्टिकल 370 को रिपील करना चाहते थे, कश्मीर को इंडिया के साथ इंटीग्रेट करना चाहते थे 60-70 साल बाद जाकर, आज वो रियलिटी लेती है। स्लोगन तब ये भी याद रख लो, ये स्लोगन भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा स्लोगन लगाते थे कि नहीं चलेंगे एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान, ये उनका स्लोगन रहता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये बीजेपी की वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। अब हम सॉल्व करते हैं सितंबर 2024 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को। इनमें से सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन पूछ रखा है उसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और आपने बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर बताना है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 है। हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट क्यों करेक्ट थी, कौन सी क्यों गलत थी। सबसे पहले ये है कि RCEP इंडिया ने साइन किया है, ये इनकरेक्ट है। इंडिया ने साइन नहीं किया, इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया साइन करने से 2019 में। इसके रीज़न ये थे कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ पर ये एग्रीमेंट जो है इफेक्ट करेगा, इसलिए हम साइन नहीं करेंगे। फिर दूसरी स्टेटमेंट ये है कि NPT पे इंडिया ने साइन नहीं किया है क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी इंडिया कहता है। ये आंसर करेक्ट है। इंडिया ने कहा है ये डिस्क्रिमिनेटरी है, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है उनको टेस्ट करने से रोक रही है, इसलिए हम जो है ये ट्रीटी साइन नहीं करेंगे, ये डिस्क्रिमिनेशन है। इंडिया ने CTBT साइन किया है, ये इनकरेक्ट है। इंडिया ने CTBT साइन नहीं किया है, ये भी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी इंडिया ने कहा था। इंडिया ने PTBT साइन किया है, यस इंडिया ने PTBT साइन किया है। PTBT पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी को कहते हैं। इसमें जो न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं वो एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस और अंडर वाटर में करना बैन है, यानी इसका मतलब अंडरग्राउंड कर सकते हैं, अंडर सी कर सकते थे इस ट्रीटी के चलते हुए। इंडिया सपोर्ट करता है CBDR को, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो IR में हम ये कॉन्सेप्ट समझ आए हैं कि यस इंडिया सपोर्ट करता है क्योंकि इसमें इंडिया का ही बेनिफिट है। डेवलपिंग नेशन को ये प्रिंसिपल मिला है और इंडिया डेवलपिंग नेशन के चलते हुए उसको बेनिफिट है। सोर्स की अगर बात करें तो डेविड M. मेलोन की एक बुक आती है, उसमें से ये लिया गया है। बहुत सारी चीज़ें ट्रीटी के बारे में पूछा गया, इंडिया किसको ट्रीटी को सपोर्ट करता है किसको नहीं करता, उसमें आपको सब कुछ मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैच करना है आपने दोनों लिस्ट को, यानी कुछ इवेंट्स दिए हैं और उसको मैच करना है कौन कौन से PM के साथ वो रिलेटेड है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए एक एक करके इन इवेंट्स को देख लेते हैं। इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी इंदिरा गांधी ने की 1971 में हुई। पोखरण 2 का जो टेस्ट है अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हुआ, 1998 में हुआ। लुकिस्ट पॉलिसी आती है नरसिम्हा राव के टाइम पर, 1990s में आती है। पंच अमृत नरेंद्र मोदी के टाइम पर आती है और ये कब की जाती है, जब COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 ग्लासगो में क्लाइमेट चेंज को लेकर जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें क्लाइमेट को लेकर क्या कमिटमेंट रहेगी वो पॉलिसी है, उसको हम पंच अमृत कहते हैं। इसके सोर्स की अगर बात करें तो हमारी जो इंडिया फॉरेन पॉलिसी की ई-बुक है जिसका नाम है A to Z ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, उसमें सारी ये ट्रीटीज़ कवर कर रखी है, किस किस PM के अंदर आती है वो भी कवर कर रखा है। पंच अमृत जो है एक न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी किसी न किसी वेबसाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, कुछ इवेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही होता है, जो पहले हुआ उसको पहले लगाएं, जो बाद में हुआ उसको बाद में लगाएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए इनको देख लेते हैं कौन सा इवेंट कब कब हुआ था। सबसे पहले आता है पंचशील, 1954 में होता है। फिर लुक को ईस्ट पॉलिसी आती है, 1990s में होती है अंडर PV नरसिम्हा राव। फिर गुजराल डॉक्ट्रिन आता है, 1990s के टाइम पे भी आता है, लेकिन क्योंकि नरसिम्हा राव के बाद ही गुजराल डॉक्ट्रिन आता है, क्योंकि I.K. गुजराल उनके बाद PM बने थे, तो इसलिए इनको फिर 3rd में रखा जाएगा। इंडो US न्यूक्लियर डील होती है, 2008 में आती है, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर होती है। फिर पंच अमृत अभी हम देख रहे थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टाइम पर होती है। COP 26 का जो समिट होता है 2021 में, बेसिकली ये इस पॉलिसी में जो कमिटमेंट है वो किए जाते हैं। तो इस तरह से ये ऑर्डर चलता है। इसके सोर्स की बात करें, इंडिया फॉरेन पॉलिसी की बुक में सारे ये ट्रीटीज़, एग्रीमेंट और जितने क्वेश्चन थे मिल जाते हैं। सिर्फ पंच अमृत को छोड़कर वो आपको किसी दूसरी वेबसाइट से जो होते हैं प्रेस रिलीज वहाँ से मिल जाते हैं। इंडियाज़ डायस्पोरा को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया है, आपने बताना है। ये कह रहे हैं इंडियाज़ डायस्पोरा एक एसेट है हमारी कंट्री के लिए, तो इस एसेट के अकॉर्डिंगली आपने बताना है कौन कौन से आंसर सही हो सकते हैं ऑप्शन। मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं देखने में लेंदी लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है हमें नहीं आता है, बट जब हम पढ़ते हैं तो इसको कॉमन सेंस से निकाला जा सकता है। ज़्यादा आपको ये नहीं है कि किसी टेक्स्ट बुक से पढ़ा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। देखिए सबसे पहले ये चीज़ इन्होंने कही है, इलीगल इंडियन माइग्रेंट्स, मैं B ऑप्शन पढ़ रहा हूँ,
हैव गिवन ए बैड नेम टू इंडिया। अगर इंडियन माइग्रेंट्स इंडिया के लिए बैड नेम बन रहे हैं, नाम खराब कर रहे हैं, तो ये कंट्री के लिए एसेट तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन तो सही होनी ही नहीं चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन सबसे एलिमिनेट हो जाती है, सेकंड से भी, थर्ड से भी, फोर्थ से भी। मेरे पास एक ही ऑप्शन बचती है, वो है पहली ऑप्शन, यानी बाकी सब कुछ ठीक कह रखा है। ये एक बार समझ लो, डायस्पोरा को लेकर क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं। अब पहली चीज़ ये है कि इंडिया लार्जेस्ट वॉल्यूम में रेमिटेंसेस ले रहा है। इसका मतलब है कि इंडियन लोग जो बाहर रहते हैं वो इंडिया में अपनी फैमिलीज़ के बाद बहुत सारे पैसे घर वापस भेजते हैं और इंडिया को काफ़ी मिल रहे हैं, वो लार्जेस्ट वॉल्यूम में मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एसेट हो गया एक, कि बाहर की करेंसी यहाँ पर इंडिया पहुँचती है, पैसा पहुँचता है। फिर बी मैंने बताया, इलीगल इंडियन माइग्रेंट्स इंडिया का नाम खराब कर रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव व्यू नहीं है, ये किसी भी तरह से एसेट्स नहीं कहलाया जाएगा, इसलिए हमने ये वाले स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दिया। फिर इन्होंने कहा कि इंडियन अमेरिकन जो है वो एक की रोल प्ले किया उन्होंने इंडो यूएस न्यूक्लियर डील में, यस किया था, क्योंकि वहाँ के इंडियंस ने यूएस पे जो रहते थे प्रेशर डाला था कि इंडो न्यूक्लियर डील होनी चाहिए। प्रेशर डालने का मतलब लॉबी की थी उन्होंने। फिर अगली स्टेटमेंट ये है कि इंडिया के किए हुए ट्रेंड इंजीनियर्स जो हैं वो यूएस में जो आईटी रेवोल्यूशन लेकर आए हैं उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं, ये भी करेक्ट है, ऐसा हुआ है। फिर ई स्टेटमेंट में कह रखा था कि इंडिया का जो डायस्पोरा है वो सॉफ्ट पावर की तरह काम करता है, ये भी ठीक कहा है, वो सॉफ्ट पावर की तरह काम करता है, कल्चर्स, वैल्यूज़, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन वो देता है दूसरी कंट्रीज़ में जाकर इंडियंस लोग। तो ये इस तरह से ये स्टेटमेंट चलती है। एच सीकर की जो इंडिया फॉरेन पॉलिसी की बुक है उसमें भी हमने डायस्पोरा वाली सारी चीज़ें कवर कर रखी है, जिसमें बताया है कि कैसे डायस्पोरा जो है इंडिया सॉफ्ट पावर का काम करता है, और डेविड एम मलोन की बुक में भी आपको ये चीज़ें मिल जाती। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, इंडिया बिलीव्स इन प्रैक्टिस स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इन इट्स फॉरेन पॉलिसी। तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हमने बताना है कि ऐसे ये वाले डिसीजन जो नीचे बताए गए हैं स्टेटमेंट में कौन से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के साथ एसोसिएटेड है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए, बी, डी ऑप्शन सही है, लेकिन सी और ई सही नहीं है। अब सी और ई सही नहीं है, बाकी की क्यों सही है एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली देखते हैं, ए में कहा है इंडिया रिफ्यूज टू बी ए पार्टी टू एनी मिलिट्री अलायंस, ठीक है, कोल्ड वार में किसी भी साथ मिलिट्री अलायंस नहीं करेंगे, नॉन अलाइनमेंट में रहेंगे। यस, ये इंडिया ने एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का डिसीजन लिया, ना हम यूएसए के साथ है ना हम यूएसएसआर के साथ है। बी, इंडिया वेपन्स प्रिक्योर करेगा जितने पॉसिबल सोर्सेस हो सके, ये भी एक उसका एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है जिससे उसको बेनिफिट मिलेगा कि डिफरेंट सोर्सेस से वो वेपन एक्वायर कर सकता है। सी में कह रखा है कि इंडिया अमेरिकन दबाव के चलते हुए ईरान से अपना ऑयल इंपोर्ट जो है कम कर देता है। तो ये तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी ना हो। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है ऐसे फैसले, ऐसे डिसीजन जो बिना किसी दबाव के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर अमेरिकन प्रेशर वर्ड ही बता रहा है कि दबाव में की जा रही चीज़ है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी, यहाँ से आपके लिए ईजी हो जाता अगर अच्छे से पढ़ते आप इस क्वेश्चन को। फिर डी में कहा गया है इंडिया रिफ्यूज टू यील्ड टू वेस्टर्न प्रेशर टू नॉट इम्पोर्ट ऑयल फ्रॉम रशिया बिकॉज ऑफ इट्स यूक्रेन इन्वेजन। तो इंडिया ने वेस्टर्न प्रेशर यानी जो पश्चिमी देशों का दबाव है उस पर नहीं आए और रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना है या नहीं करना है उसका अपना फैसला रहा है बिना किसी दबाव के कारण। तो जहाँ पर दबाव नहीं हो रहा है यानी वहाँ पर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज हो रही है, तो डी सही हो जाता है। ई, अब ये बहुत ही एक अटपटा था और कह लो कि कॉम्प्लेक्स था समझना कि ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन में आती है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में स्टेटमेंट आती है या नहीं आती है, समझने की कोशिश करना। अब इसको ये कह रहे हैं कि इंडिया ने एनपीटी और सीटीबीटी रिफ्यूज़ कर दिया साइन करने से। अब वहाँ पर स्टेटमेंट पे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है कि ये इसलिए किया क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी उसकी प्रोटेक्ट करती है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर धोखा खाया होगा, कंफ्यूज हुए होंगे कि हाँ ये ई स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। किस तरह से? क्योंकि एनपीटी और सीटीबीटी को इसलिए रिफ्यूज़ नहीं किया था कि किसी तरह से ऑटोनमस डिसीजन लेना है, ठीक है, किसी के दबाव में नहीं आना। दबाव वाला तो केस ही नहीं था, यहाँ प्रेशर वाली कोई बात भी नहीं थी। यहाँ पर वो एनपीटी और सीटीबीटी को इसलिए साइन नहीं करता इंडिया क्योंकि कहता है ये डिस्क्रिमिनेटरी है ट्रीटीज़, हम नहीं साइन करेंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन का रीज़न दिया जाता है, ना कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करने का डिसीजन दिया जाता है। हालांकि ये डिसीजन भी अपने आप में स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट कर ही देता है, बट डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का। डिसीजन लिया जा रहा है क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़
या ट्रीटीज इंडिया के द्वारा कही गई है। ठीक है, इस तरह से इसको पढ़ते हैं और फिर ये आंसर सॉल्व हो भी जाता। एग्ज़ाम में प्रेशर होता है, कभी कभी चीज़ें हम तब वहाँ पर इतने अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। सबसे पहले तो अपना प्रेशर वहाँ पर कम करना है, पैनिक नहीं होना है। एक एक स्टेटमेंट को रीड करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आंसर मिलते रहेंगे आपको। हिंदू के करंट अफेयर्स में भी कुछ चीज़ें आपको मिल जाती, डेविड मेलोन की बुक में भी आपको ये चीज़ें मिल जाती। अब आपको 2 लिस्ट दी गई है, ठीक है, एक में एग्रीमेंट है, दूसरे में पीएम के नाम है, आपने मैच करना था। इसका राइट आंसर वैसे एक बनता है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। शिमला एग्रीमेंट इंदिरा गांधी साइन करते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के साथ साइन होता है, 1972 में साइन होता है। कब होता है? खासकर जब 1971 की जो वार है वो ख़त्म हो जाती है। ताशकंद एग्रीमेंट लाल बहादुर शास्त्री करते हैं, ताशकंद में जाते हैं, 1966 में करते हैं। ये वो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था, ठीक है। और ये कब होता है? जब 1965 की वॉर ख़त्म होती है। हर एक वॉर के बाद एक एग्रीमेंट होता ही है। और ताशकंद एग्रीमेंट पॉपुलर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ताशकंद जब लाल बहादुर शास्त्री जाते हैं, इनकी ताशकंद में उसी एग्रीमेंट करने के बाद डेथ हो जाती है। इंडस वाटर ट्रीटी जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर होती है, 1960 में होती है। पाकिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट किया जाता है। इंडो यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट मनमोहन सिंह के टाइम 2008 में होता है। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ये बनता था। इसके सोर्सेज की बात करें तो हमारी इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी की जो ई बुक है उसमें हर चीज़ कवर है। हर प्राइम मिनिस्टर के टाइम पर कौन से एग्रीमेंट हुए थे पूरी अपडेटेड ई बुक है, वो भी कवर है। डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं, नहीं तो eduseeker.in वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है। एक में कुछ वार है, ठीक है, कन्फ्रंटेशन है, और वो किस किस पीएम के टाइम पर हुए थे वो आपसे पूछा गया। राइट आंसर 1 है, इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। डोकलम कन्फ्रंटेशन नरेंद्र मोदी के टाइम पर हुई है, 2017 में हुई है। किसके बीच में थी? इंडिया और चाइना के बीच में थी। बांग्लादेश वार इंदिरा गांधी के टाइम 1971 में हुआ। कारगिल वार अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर हुआ, 1999 में हुआ। इंडो पाकिस्तान वार 1965 का लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे हुआ। और इस तरह से ये करेक्ट आंसर बनता था। इसके अगर सोर्सेज की हम बात करें, इंडिया फॉरेन पॉलिसी की बुक में फिर से ये सारी चीज़ें कवर है। एक एक इवेंट कवर है, हर पीएम का किसके साथ है सब कवर है। अब आपसे ये कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और आपने बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, न्यूक्लियर पॉलिसी इंडिया की क्या है, यानी न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करने के लिए इंडिया के क्या क्या स्टैंड रहते हैं वो आपको दे रखे और वो बताना था इनमें से राइट कौन सा है। बस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। एक बार देख लेते हैं सारे स्टैंड को ना, रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले आता है इंडिया विल नॉट यूज़ इट्स न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स। सही है कि नॉन न्यूक्लियर स्टेट जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, इंडिया न्यूक्लियर वेपन उनके अगेंस्ट यूज़ नहीं करेगा। ये करेक्ट है, इंडिया की यही पॉलिसी है। और इंडिया ने अपनी पॉलिसी के चलते हुए नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी भी बनाई है कि हम न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करेंगे डिफेंसिव पर्पस के लिए, ऑफेंसिव के लिए नहीं। हम पर अटैक किया जाएगा, कोई न्यूक्लियर वेपन्स है तो हम यूज़ करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले किसी पे यूज़ नहीं करेंगे। फिर सी इन्होंने कह रखा है कि इंडिया अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फ्रेंडली कंट्री को ट्रांसफ़र कर देगा। ये कभी भी इंडिया की पॉलिसी पे नहीं है। इंडिया चाहता है न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी ज़्यादा देशों के पास नहीं होनी चाहिए और न्यूक्लियर वेपन जो है पूरे वर्ल्ड में कंप्लीटली सब कंट्री में एलिमिनेट हो जाने चाहिए। तो इसलिए ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की इंडिया बात कभी नहीं करता है। डी में ये कह रखा है, फिर से वही बात कह रखी है कि इंडिया क्या चाहता है कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला बने, यानी साउथ एशिया में और भी जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया की, वहाँ पर भी न्यूक्लियर वेपन किसी तरह से जाए या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जाए। इंडिया ने ये कभी नहीं कहा, एक्सटेंड करना ही नहीं चाहता, एक्सपैंड करना ही नहीं चाहता ये टेक्नोलॉजी। ये गलत है, उसकी पॉलिसीज़ में नहीं है। फिर आता है इंडिया विल डेवलप क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंट कैपेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया उतने ही न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करेगा, उतने ही जितने उसको अपने डेटरेंट के लिए ज़रूरी है, अपने डिफेंस के लिए ज़रूरी है, या वो कंट्रियों को डेटर कर सके, रोक सके, ताकि कोई उस पर अटैक करने का सोचे नहीं। तो यहाँ पर इंडिया अपनी कैपेबिलिटी को इस तरह से डेवलप करेगा ताकि रीजनल स्टेबिलिटी बनी रहे, नेशनल लेवल पर सिक्योरिटी बनी रहे इंडिया की। अगर इससे सोर्स की बात करें तो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी की बुक में न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के ये पॉइंट्स भी कवर थे। और आपको हैंडबुक ऑफ इंडियाज़ इंटरनेशनल रिलेशन रोटलेज की जो बुक है उसमें भी ये पॉइंट आपको मिल जाते हैं।
और साथ ही साथ इसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी चैनल पर, वो जाकर आप देख सकते हो। 1947 से लेकर अब तक क्या क्या स्टैंड रहे हैं, कैसे चीज़ें डेवलप हुई, सब बता रखा। अब फिर से कुछ स्टेटमेंट दे रखी और आपने बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है और कौन सी गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं एक एक करके कौन सी स्टेटमेंट कैसे दे। चाइना हैज़ बिलोंग्ड इंडिया मेंबरशिप टू NSG, जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है वहाँ पर इंडिया की मेंबरशिप नहीं है। इसको ब्लॉक किसने किया है? चाइना ने किया। यस, ये करेक्ट है। चाइना कहता है जब तक इंडिया NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं कर लेता तब तक NSG का एक्सेस या उसकी मेंबरशिप इंडिया को नहीं मिलेगी। चाइना ने ब्लॉक कर रखा है। इंडिया ने चाइना का जो BRI है यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका पार्ट बनने से रिफ्यूज़ किया है। यस, ये भी करेक्ट है, इंडिया ने रिफ्यूज़ किया है। गुजराल डॉक्ट्रिन बिलीव्स इन रेसिप्रोसिटी, इसका मतलब क्या है और ये इनकरेक्ट क्यों है? ये इनकरेक्ट है। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है कि आप कुछ देते हो, जब इंडिया अपनी नेबर कंट्री को कुछ देगा तो उसके बदले में कुछ चाहेगा भी, रेसिप्रोसिटी। लेकिन गुजराल डॉक्ट्रिन यही कहता है कि हम रेसिप्रोसिटी वाली चीज़ें नहीं करेंगे। अगर हम नेबर कंट्रीज़ को कुछ दे भी रहे हैं एज ए बड़े भाई की तरह, इंडिया एक बिग ब्रदर है उनका, तो दे भी देगा तो उसके इवेज में, उसके रिटर्न में कुछ मांगेगा नहीं, कुछ एक्सपेक्ट या अपेक्षा नहीं रखेगा। यही है। तो गुजराल डॉक्ट्रिन नॉन रेसिप्रोसिटी की बात करती है, रेसिप्रोसिटी की बात नहीं करती है। इंडिया चाइना कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ क्लाइमेट चेंज को लेकर। यस, यहाँ पर इंडिया और चाइना की कोऑपरेशन दिखती है, करेक्ट है। साइनो इंडियन ट्रेड एक एग्जाम्पल है बैलेंस ट्रेड की, गलत है, क्योंकि चाइना इंडिया, साइनो इंडियन मतलब चाइना इंडिया का जो ट्रेड हो रहा है उसमें ज़्यादा फ़ायदा चाइना का हो रहा है। चाइना का ट्रेड सरप्लस में चल रहा है इंडिया के मुकाबले हुए, तो ज़्यादा बेनिफिट चाइना ले रहा है। ये बैलेंस ट्रेड की एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए इनकरेक्ट है। इंडिया फॉरेन पॉलिसी की बुक में गुजराल डॉक्ट्रिन नॉन रेसिप्रोसिटी ऐसी चीज़ें मिल जाती, और बाकी हैंड बुक ऑफ इंडियाज़ इंटरनेशनल रिलेशन में भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है जब आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर कुछ इवेंट्स दिए हैं, उनको आपने क्रोनोलॉजिकल लगाना है। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के इस बार के क्वेश्चन मुझे बहुत सही लगे, सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये। ऑप्शन नंबर 4 ठीक है इसका, कि बहुत ज़्यादा रट्टा भी नहीं मारना, इतनी चीज़ें आप अवेयर ही होते हो कि इंदस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई सबसे पहले, फिर शिमला एग्रीमेंट हुआ 1972 में, कारगिल वार हुई 1999 में, फिर इसके बाद यूरी इंसिडेंट हुआ 2016 में हुआ, पुलवामा जो अटैक हुआ या इंसिडेंट जिसे कहते हैं 2019 में हुआ। तो यहाँ से इसका आंसर इसी हिसाब से ये बनता था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन अच्छे डाल रखे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी अच्छे हैं, सेंस बन रही है, ऐसे रट्टाफिकेशन वाले मेमोरी वाले क्वेश्चन नहीं डाले। ये सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी है अपनी इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी की ई बुक में, सारे उसमें इवेंट्स कवर्ड है, क्रोनोलॉजिकली कवर्ड है, डेट्स कवर है उनकी। अब पूछा गया है इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी का इनमें से स्टेटमेंट दी गई और कौन सी करेक्ट नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर देखिए थर्ड में लिखा हुआ है कि इंडिया ने साइन किया है NPT और CTBT। इंडिया ने कभी साइन नहीं किया, अभी तक इंडिया का स्टैंड शुरू से लेकर अब तक यही है कि हम NPT और CTBT साइन नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी नेचर की ट्रीटीज है। क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डेटरेंस की बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं, मैं बताया हूँ इसका मतलब क्या है। नो फर्स्ट यूज़ की बात करते हैं, बिल्कुल करते हो, मतलब आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया। इन पोखरम 2 इसमें इंडिया हैज़ एग्री टू, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसकी बात हो चुकी है। होमी जे बाबा जो है इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम के आर्किटेक्ट है, यस वो है, उन्होंने इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन एस्टैब्लिशमेंट में की रोल प्ले किया था और इंडियाज़ के न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी उनकी वाइडली कंट्रीब्यूशन रही है। अब बात करते हैं इसके सोर्स की, तो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी की ई बुक है जो एजो सीकर की हमारी, उसमें ये सारी चीज़ें कवर है। होमी जे बाबा वाला पॉइंट भी उसमें कवर है, NPT डिस्क्रिमिनेटरी ये भी कवर है, सारे पॉइंट्स उसमें कवर हो रखे हैं, ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट में दे रखे हैं हमने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो साइनो इंडिया यानी इंडिया और चाइना के रिलेशन है उसमें ये जो इवेंट्स हुए हैं उनको क्रोनोलॉजिकली लगाना है अपना। ये भी कुछ इवेंट्स जो है इंपॉर्टेंट है और आपने याद रखने हैं। इसका राइट आंसर वैसे ऑप्शन नंबर 1 है। एक एक करके इन सभी इवेंट्स को हम देख लेते हैं। चाइना ने इंडिया पर इन्वेजन किया यानी अटैक किया 1962 में। नथुला स्किर्मिशेस जो होती है 1967 में होती है, ये सिक्किम के पास होती है। वुहान स्पिरिट ये 2018 में एक इनफॉर्मल समिट होता है,
नरेंद्र मोदी और चाइनीज़ के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग में 2018 वुहान में होता है, चाइना में एक जगह है वहाँ पर होता है, ठीक है। बायलैटरल रिलेशन की एक एग्जांपल है। चेन्नई कनेक्ट 2019 में होता है। ये समिट इंडिया और चाइना में होता है। ये कुछ नए इवेंट है और ये हो सकता है आप लोगों को अभी तक याद ना हुए हो। गलवान वाली इंसिडेंट बहुत पॉपुलर था, न्यूज़ में रहा, ये आपको पता है हुआ था, ये 2020 में हुआ था। तो ये कुछ इवेंट्स है चाइना के साथ लेकर। जब भी आप इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया यूएस पढ़ते हो तो आपको ये ऐसे इवेंट्स तो पढ़ने ही होते हैं। खास करके इनके ये जो इश्यूज़ रहे हैं, ठीक है, झड़पें रही हैं, छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट रहे हैं, यहाँ कोई समिट रहता है, वो ज़रूर पढ़ा करो, उससे क्वेश्चन बनते हैं। और ये सारे हमने लगभग कवर कर रखे हैं अपनी इंडिया फॉरेन पॉलिसी की बुक में। और इंडिया चाइना के जो बायलैटरल ब्रीफ, ऐसे ब्रीफ की रिपोर्टिंग में भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। अब हम सॉल्व करते हैं सितंबर 2024 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ये पूछ रखा है कि पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर बम कब एक्सप्लोड किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चगाई में किया था। तो 1998 में किया था, चगाई डिस्ट्रिक्ट जो बलूचिस्तान पे है वहाँ पर किया था, ऑपरेशन शक्ति नाम से किया था। इंडिया ने भी उसी ईयर के आसपास ही अपना पोखरण 2 टेस्ट किया था, तो उसी को लेकर पाकिस्तान भी अपनी कैपेबिलिटीज़ को शो करना चाहता था। अब मई 28 डे जो है पाकिस्तान में, वो यौम तकबीर के नाम से जाना जाता है। इसके सोर्सेज की अगर बात करें तो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी की बुकलेट में भी आपको ये मिल जाता, और इंडियाज़ इंटरनेशनल रिलेशन जो रोटलेज की बुक है वहाँ पर भी आपको ये मिल जाता। अब आपसे ये पूछ रखा है कि जो दलाई लामा, प्रेजेंट दलाई लामा है, वो इंडिया कब आए थे। उसका राइट आंसर 1959 में आए थे, क्योंकि 1959 में उनको असाइलम दिया गया था इंडिया के द्वारा। जो 14 दलाई लामा है, प्रेजेंट दलाई लामा, उनका नाम तेंजिन ग्यासो है, याद रखना। वो इस टाइम पर मार्च 1959 में बॉर्डर क्रॉस करते हैं, इंडिया में असाइलम मिलता है। आजकल धर्मशाला में उनका हेडक्वार्टर बन रखा है, जिसे तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी कहा जाता है। इसके सोर्सेज की बात करें तो इंडिया फॉरेन पॉलिसी की हमारी जो बुक है A to Z ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, उसमें भी ये मिल जाता, और डेविड मेलोन की बुक में भी आपको ये मिल जाता इन्फॉर्मेशन। कुछ ट्रीटीज़ दे रखी, इनको क्या करना है, आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ है, ट्रीटीज़ कभी भूलनी नहीं चाहिए, उनकी डेट्स नहीं भूलनी चाहिए। लगभग 30-40 ट्रीटीज़ है, अगर आप याद कर लोगे आप आंसर दे दिया करोगे अगली बार। सेकंड इसका राइट आंसर था, एक बार सब देख लेते हैं। इंदसवाड़ा ट्रीटी 1960 में साइन होती है, ताशकेंट ट्रीटी 1966 में होती है, और शिमला एग्रीमेंट 1972 में साइन होता है। फराक्का ट्रीटी, जिसे गंगा वाटर ट्रीटी भी कहते हैं, वो 1996 में होती है। लाहौर डिक्लेरेशन 1999 में होती है। सब पता होना चाहिए कब ये साइन हुई, किसके बीच में हुई, क्या मुद्दे थे, ये सारे हमने इंडिया फॉरेन पॉलिसी की बुक में कवर कर रखे हैं। आपको ये इंडिया इंटरनेशनल रिलेशन की जो हैंडबुक है रोटलेज की, उसमें भी आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कहते हैं बर्मा बाइफरकेट हुआ था ब्रिटिश इंडिया से किस साल में। इसका राइट आंसर है 1937 में होता है। ब्रिटिशर खुद ही करते हैं 1937 में। कब करते हैं, कौन से एक्ट के थ्रू करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है उसमें आता है। अब वो कहते हैं कि बर्मा को अलग एडमिनिस्ट्रेशन, एक सेपरेट कॉलोनी बना दिया जाएगा, ब्रिटिश इंडिया से अलग होगा। क्यों बनाया जाएगा, ताकि उनको सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेचर मिल सके, उनका काम अलग चल सके। इसके सोर्सेज की बात करें तो जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज़ के इस जर्नल में इनमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको दे रखी है कुछ स्टेटमेंट, और उसके अकॉर्डिंगली आपने बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है और कौन सी नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, A-B-D करेक्ट है। चलिए एक एक करके सभी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इतना टफ नहीं था अगर थोड़ी बहुत ही आपको चीज़ें पता होती। A consensus on poverty eradication was adopted at the 7th SAARC summit in 1993. Yes, 1993 में जो SAARC 7th summit हुआ था उसमें poverty eradication की बात की जाती है। आगे का है मैजिनी ने क्या नेशनैलिटी पे कुछ लिखा है। यस लिखा है उन्होंने। वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारतीय सोसाइटी इस्टेब्लिश नहीं की थी। नहीं भाई की थी, इसलिए सी इनकरेक्ट हो जाता है। ओगर हबरमास जो है सेकंड जनरेशन थिंकर कहलाते हैं, फ्रैंकफर्ट स्कूल के यस कहलाते हैं, ये भी सही है। फिर फिफ्थ स्टेटमेंट में लिखा है इंडिया ने प्लानिंग प्रोसेस यूएसए से लिया। नहीं, वो तो उसने सोवियत यूनियन से लिया था, तो इसलिए इनकरेक्ट हो जाता है सी और ई। और इस तरह से A-B-D जो ऑप्शन थी वो आपकी करेक्ट है। सोर्सेज की बात करें, रैपिड फायर रिवीजन की ई बुक में भी आपको ये चीज़ें मिल जाती, और कुछ ऑफिशियल वेबसाइट से भी आपको ऐसी चीज़ें मिल जाती। कुछ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, अब इसको भी एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसे इन्होंने कहा 17 पॉइंट एग्रीमेंट कब साइन किया गया था। इसका राइट आंसर है 1951 में साइन किया था। अब ये 17 पॉइंट एग्रीमेंट है क्या, ये किया जाता है दलाई लामा की गवर्नमेंट में और चाइना में। ये एग्रीमेंट ये रिकॉग्नाइज करता है कि चाइना का तिब्बत पे कंट्रोल रहेगा। हालांकि तिब्बत को ऑटोनॉमी दी जाएगी, रिलीजियस फ्रीडम भी दी जाएगी, लेकिन सॉवरेनिटी चाइना की तिब्बत पे कहलाएगी।
तो ये एक एग्रीमेंट किया जाता है। इसको भी साउथ एशिया क्रॉनिकल जर्नल में मेंशन कर रखी है ये चीज़ें। पंचशील एग्रीमेंट कब साइन होता है ये आपको पता ही होगा, 1954 में है, बहुत बार पढ़ते हैं PYQ, इसलिए मैं इसको जल्दी कवर कर रहा हूँ। 5 इसमें एग्रीमेंट इंडिया और चाइना में होता है, ठीक है। 5 प्रिंसिपल्स होते हैं, वो 5 प्रिंसिपल भी आपको याद होने चाहिए। सोर्सेज की बात करें तो ये भी मिल जाता है आपको, हमारी बुक में भी मिल जाता है, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी की जो बुक है। ओके, एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्होंने कही कि तिब्बतन डेलीगेशन जो पैकिंग में जाती है, बेजिंग का पुराना नाम पैकिंग है, ठीक है। तो कौन फैसिलिटेट करता है, कौन भेजता है उन्हें, तो राइट आंसर है ब्रिटिश इंडिया। ये फैसिलिटेट करते हैं, वहाँ पर जाकर बातचीत होती है अपने रिलेशन की, तो ये फैसिलिटेट करते हैं, मीडिएटर बनते हैं। ये पैसेज में भी आपको ऐसी चीज़ें मिल जाते हैं। नेक्स्ट इन्होंने पूछ रखा है कि कौन से पीरियड में तिब्बत जो है वो डी फैक्टो इंडिपेंडेंट स्टेटस इंजॉय करता है। इसका राइट आंसर 1913 से 1951 से तक करता है, क्योंकि उसके बाद तो चाइना ही क्लेम करने लगता है कंट्रोल, कि मेरा तिब्बत पे कंट्रोल है, मेरा एरिया है, ये ऐसी चीज़ें होगी, ठीक है। तो ये होता है 1913 से 1951 तक ये इनका रहता है इंडिपेंडेंट। फिर 17th पॉइंट एग्रीमेंट जब होता है तो फिर कंट्रोल तिब्बतन का तो चला जाता है, इंडिपेंडेंट स्टेटस ही चला जाता है एक तरह से। साउथ एशिया क्रॉनिकल में ये फिर से बातें कर रखी है इस जर्नल में। आगे एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प चाइना टू कंसोलिडेट इट्स होल्ड ऑन तिब्बत। तो चाइना का कंट्रोल तिब्बत पर करने के लिए किसने मदद की थी, किसकी वजह से हुआ था। इसका राइट आंसर है ब्रिटिश इंडिया और इंडिपेंडेंट इंडिया, दोनों ने ही किया था। अब ब्रिटिश इंडिया ने तो किया ही किया, अब आप कहोगे इंडिपेंडेंट इंडिया ने ऐसा क्यों किया। पंचशील एग्रीमेंट जब चाइना के साथ किया जा रहा है तो वो यही चीज़ें कह रहा है कि भाई हम जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट में नहीं पड़ेंगे, आपके सोवरेनिटी की हम भी कदर करेंगे, ऐसी चीज़ें की बातें की जा रही है। तो एक तरह से चाइना का जो तिब्बत पे क्लेम है वो और भी ज़्यादा कंसोलिडेट हो जाता है। इसके सोर्स की बात करें तो ये भी साउथ एशिया क्रॉनिकल में वहाँ पर हमें ये बात मिल जाती है। अब हम सॉल्व करते हैं दिसंबर 2024 के क्वेश्चंस को, और इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, दो लिस्ट आपको दी गई है, उनको आपने मैच करना है। एक लिस्ट में सार्क के समय से और दूसरे में डेट है। कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़े घटिया से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट मुझसे कहते होते हैं कि सर बुक्स की डेट कैसे याद रखें। मैं कहूँगा बुक की डेट तो याद कर लोगे, अब सबमिट्स की डेट्स कैसे याद करोगे। इतनी ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन के कोई ना कोई सबमिट्स होते हैं, जैसे नैम के हो जाएंगे, तो कितने याद कर पाओगे आप, नहीं कर पाओगे। और ऐसे क्वेश्चन वो पूछता रहेगा जिसमें आपका सिलेबस कंसेप्चुअल लेवल पर नहीं बढ़ रहा है, मेमोरी लेवल पर बढ़ रहा है। कितना आपका मेमोरी स्टोरेज है, अब वो चीज़ डिपेंड करेगी। मोबाइल का स्टोरेज तो आप बढ़ा देते हो ना, अब अपना मेमोरी स्टोरेज जो आपका अपना है ना, वो भी बढ़ाना शुरू कर दो, फिर जाकर आपके ये क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। लगे रहो बैठ के किताबों के साथ माथा मारने और फैक्ट को रटते रहो। एनीवे, इसका आंसर बताता हूँ, ज़्यादा ही कमेंट्री कर दी इस पर। ऑप्शन नंबर 1 है, तो चलिए देख लेते हैं। ढाका समिट जो है 6th सार्क समिट होता है 1993 में होता है। न्यू दिल्ली समिट जो है 1995 में होता है। कोलंबो समिट जो है वो कब होता है, 2004 में होता है। इस्लामाबाद समिट जो है वो 1998 में होता है। अब समिट कैसे याद किए जाएँ, समिट ऐसे याद किए जा सकते हैं कि कुछ समिट में इन्होंने बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए होते हैं, एक अच्छी डेक्लरेशन दी होती है, जैसे साफ्ता हो गया, कब किया था, कोई नया मेंबर ऐड किया होता है। तो ऐसे समिट हमें नहीं भूलने, वो तो हमने याद कर लेने। एक पहला याद रखना होता है कहाँ हुआ है, और एक जो रिसेंट हो रखा है वो ध्यान में रखना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे याद हो सकती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट समिट की डिटेल निकालो और पढ़ते जाओ, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। सार्क के इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे ये सार्क के सेक्रेटरी जनरल का भी क्वेश्चन अब आपसे पूछ लिया गया है। तो हमने क्या किया, इस बार रैपिड फायर रिवीजन की बुक में जो 2025 वाला एडिशन है उसमें सार्क को लेकर कंप्लीट जानकारी जो है उसमें ऐड कर दी है। इवन मेरी सार्क को लेकर एक मैंने वीडियो भी डाल दी है, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, आप जाकर उसको भी देखिए, तो सारी डिटेल वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट बनता है, लेकिन इसमें एक गड़बड़ है क्वेश्चन में, मैं बताता हूँ आपको कैसे है, और एनटीए ने उसको ठीक भी नहीं किया है। देखो, अब्दुल एहसान जिनका नाम लिया गया है वो सार्क के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे, और वो 1985 और 1986 के बीच में टेन्यूर रहा है। लेकिन 85 और 86 डेट्स इन्होंने हमें दे ही नहीं रखी लिस्ट 2 में मैच करने के लिए। तो क्लोजिंग जो डेट आती है सबसे पास वाली वो 94-95 आती है। हालांकि ये ठीक नहीं होगा कहना, ये क्वेश्चन को चेंज करना चाहिए, इसमें फ्रेमिंग गलत हो रखी है।
तो एनीवे बाकी हम देख लेते हैं। और जैसे जनरल है, यादव कान सिल्वर जे 1994 से 1995 तक सर्व करते हैं। निहाल रोड्रिगो 99 से लेकर 2002 तक करते हैं। शीलकांत शर्मा जो है 2008 से लेकर 2011 तक करते हैं। इसके भी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे सोर्स कौन कब कब रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि यूनाइटेड नेशन को किसने, जो पहले ज्वाइन किया उसको पहले लगाओ, जिसको बाद में किया उसको बाद में, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमें इंडिया सबसे पहले आ जाता है 1945 में, क्योंकि वो यूएन का एक फाउंडिंग मेंबर है। जब से ही यूएन बनता है इंडिया जो है उसका मेंबर बन जाता है। पाकिस्तान 1947 में बनता है, म्यांमार 1948 में, इजराइल 1949 में और श्रीलंका 1955 में बनता है। इसके सोर्स भी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से हमें जाकर मिलते हैं, अदरवाइज़ ये किसी बुक में कवर नहीं होती ऐसी चीज़ें। 2 लिस्ट आपको दी गई है और इनको आपने मैच करना है, एक में कुछ इंसिडेंट और ईयर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बनता है। इसको भी देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो बेसिकली जवाहरलाल नेहरू जो है वो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो चाइना विजिट करते हैं 1954 में। सोवियत इंडियन ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन हुई थी 1971 में। और इंडिया ने अपना जो सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था पोखरण राजस्थान में 1998 में किया था। 26/11 जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था वो 2008 में हुआ था। ये भी हमें अलग अलग वेबसाइट से ही सोर्सेज मिलते हैं इसके, क्योंकि एक बुक में ये सारी जानकारी मिलनी पॉसिबल नहीं। सो आप देख सकते हो कि एक रैंडम इवेंट्स जो है उठाए जा रहे हैं इधर उधर से, किसी टेक्स्ट बुक से नहीं बनाए जा रहे हैं। बट वो जितने भी इवेंट्स होते हैं उनमें से कुछ ना कुछ इवेंट आपने सुन रखे होते हैं, और आप ऐसा उसमें कर सकते हो कि उन इवेंट्स में से एलिमिनेट करने की कोशिश करो। आप देखने की कोशिश करो कि ऑप्शन कैसे हैं, और उसमें से आपको पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन जो है ज़्यादा सही जाएगा इसके साथ। अगर उनमें से आपको 1-2 इवेंट भी पता है तो सॉल्व हो सकते हैं क्वेश्चन, इतनी बड़ी बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपने इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए या पीएचडी में एडमिशन लेनी है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी रिसर्च गाइडेंस प्रपोजल सर्विस की हमारी। तो उसके लिए आपने अगर टाइटल भी नहीं चूज़ किया है और पता ही नहीं है प्रपोजल कैसे बनना है, ठीक है, प्रपोजल बना लिया है, कोई रिव्यू करने वाला नहीं है, मॉक इंटरव्यू में कैसे डिफेंड करना है, मॉक इंटरव्यूज़ भी हम आपके करवाते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जब भी इन फ्यूचर आपको टाइम लगे और इसकी ज़रूरत पड़े, इसी वीडियो में आ जाना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, देख लेना और वहाँ से एनरोल कर लेना। हमारी एक्सपर्ट आपकी शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरी हेल्प कर देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।